प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। 44,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देवभूमि में अवसरों की कोई कमी नहीं। आरबीआई की मुंबई में हुई मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में परिवेदना समिति की बैठक में कई समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। प्रेस वार्ता में कहा, कांग्रेस हर बार के बाद ईवीएम पर लगाती है दोष। और गुरुग्राम के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने ADAS शो 2023 का किया आयोजन। 45 से अधिक कंपनियों ने उन्नत चालक सहायता प्रणाली तकनीक का किया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में आयोजित इस साल के उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन एक कदम है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को शांति से समृद्धि विषय पर आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 5,000 से अधिक निवेशकों और प्रतिनिधियों की भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई पहल हाउस ऑफ हिमालय का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोग अब अस्थिरता नहीं चाहते। उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट किया है। वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में थीम आधारित पर्यटन का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के बाहर जाकर शादी करने के बजाय यहीं पर इसका आयोजन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने वेड इन इंडिया का मंत्र दिया। उसकी अपनी जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों को यथावत बनाए रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एक मत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। स्टैंडिंग जमा सुविधा दर को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर तथा बैंक दर को 6.75% रखा गया है। मुद्रास्फीति में गिरावट को दरों में यथास्थिति बनाए रखने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर पहले की 6.5% के बजाय 7% प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.7%, दूसरी तिमाही के लिए 6.5% और तीसरी तिमाही के लिए 6.4% प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर ने सभी भविष्यवाणियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और बैंक व कंपनियों की बैलेंस शीट बेहतर दिख रही है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हो रहा है और बाहरी संतुलन प्रबंधनीय बना हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी परिस्थितियों से सुरक्षित है। That is GDP growth for Q2 of the current financial year has exceeded all forecasts. The fundamentals of the Indian economy remain strong, with banks and corporates showing healthier balance sheets, fiscal consolidation on course,
external balance remaining eminently manageable, the forex reserves providing cushion against external shocks. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल देर शाम को रोहतक में परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के एजेंडे में 13 शिकायतें शामिल की गई थीं, जिनमें से 6 शिकायतों को मौके पर ही निपटा दिया गया तथा अन्य शिकायतों के संदर्भ में जांच के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ओमेक्स सिटी से जुड़े मामले में संचालकों को निर्देश दिए कि वे आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए नगर निगम को आगामी 1 जनवरी 2024 तक लगभग 10.5 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाएं। ऐसा न करवाने पर HSVP द्वारा ओमेक्स सिटी को टेक ओवर कर लिया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बारे में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हार के बाद कांग्रेस नेताओं के ईवीएम पर सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस तो हर हार के बाद ईवीएम को कोसती है। वहीं राजस्थान में जेजेपी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि वहां पर शुरुआत कर दी है, भविष्य में बेहतर प्रदर्शन होगा। चले, कांग्रेस तो हर हार के बाद ईवीएम को कोसती है, पर मैं एक चीज फैक्चुअली बता सकता हूँ। हरियाणा के 3 दिग्गज तीनों स्टेट में प्रभारी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑब्जर्वर थे राजस्थान के, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के, और कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की। तीनों में कांग्रेस का क्या रिजल्ट है? तीनों में कांग्रेस हारी है। मुझे लगता है कांग्रेस को इन तीनों के नेतृत्व को भी रीथिंक करना चाहिए। एक बीज लगाएंगे तभी जाके तो वो पेड़ का रूप लेगा। आज हमने शुरुआत करी है। सीकर जिले के अंदर हम 8 में से सीकर लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़े। एक में हमें अच्छे 25,000 वोट भी आए, थर्ड आए हम। और मैं मानता हूँ कि एक शुरुआत है। चौधरी देवीलाल जी साल पहले गए थे, हम तो 2 महीने पहले गए, और अभी कौन सा राजस्थान जाना छोड़ रहे हैं। ये तो आगे की कार्रवाई निरंतर करेंगे। आज 13 जिलों में हमारे पास जिला अध्यक्ष तो बनाने लायक लोग हो गए। गुरुग्राम के मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने कल वैश्विक व्यापार सूचना कंपनी आयरा की सहभागिता में ADAS शो 2023 का आयोजन किया। इस अवसर पर भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर हनीफ कुरैशी और ICAT के निदेशक सौरभ दलेला भी मौजूद रहे। इस शो में 45 से अधिक अग्रणी OEM कंपनियों ने उन्नत चालक सहायता प्रणाली तकनीक का प्रदर्शन किया। यह तकनीक तेजी से ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक केंद्र बिंदु बन गई है, जो भारत में सुरक्षा, सुविधा और समग्र ड्राइविंग अनुभव में क्रांति ला रही है। इस दौरान प्रतिभागियों ने नवीनतम ADAS तकनीक के परिचालन का गहनता से अनुभव प्राप्त किया। वाहन निर्माता, ADAS प्रौद्योगिकी प्रदाता और परीक्षण उपकरण के निर्माताओं ने वास्तविक ड्राइविंग स्थितियों में अपने रचनात्मक समाधानों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हनीफ कुरैशी ने कहा कि ADAS प्रौद्योगिकी की बढ़ती स्वीकार्यता भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अग्रणी बनाने की ओर ले जा रही है। इस गेम चेंजिंग तकनीक के पास भारतीय ऑटो क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है और हम OEM को इसके विकास व कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं ICAT के निदेशक सौरभ दलेला ने कहा कि प्रमुख ऑटो कंपनियों की भागीदारी ने हमें ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य को प्रदर्शित करने में सहायता की है। इस कार्यक्रम में हम एक जैसे इकोसिस्टम का पोषण और संवर्धन कर रहे हैं, जो भारतीय ऑटो उद्योग के लिए नवाचार व विकास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को घर के नजदीक ही सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया जा रहा है। नारनौल में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए बताया कि उन्हें इस यात्रा के दौरान लगाए गए कैंप के माध्यम से उज्ज्वला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं का लाभ मौके पर ही मिला है। में ये जो स्टॉल का मुझे पता चला तो वहाँ पे मैं आकर इन स्टाफ से मिला तो स्टाफ ने मुझे पर्टिकुलर सही तरीके से गाइड किया और जिसके कारण से जो त्रुटि थी उस त्रुटि को यहाँ पे ठीक किया गया और अभी मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है कि आगे मुझे मेरी माताजी को प्रधानमंत्री के द्वारा जो सम्मान निधि जो किसान योजना है उसका पैसा मेरा आगे बचा हुआ भी आएगा। प्रधानमंत्री संकल्प योजना आई है, इसके तहत मुझे आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और नल की ये सब सुरक्षा मिली है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत निज धन्यवाद करती हूँ। इस PMVY का मैंने फॉर्म भरा है ताकि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इसका लाभ मिल सके और ये 5,000 मुझे किस्तों के रूप में मिल सके। और मैंने अपने गांव में ही इस योजना का लाभ उठाया है, नहीं तो मैं गर्भवती महिला कहाँ चक्कर काटती दफ्तरों के, इसलिए ये इस स्टॉल का लाभ मैंने अपने गांव में ही उठाया है। मेरी लड़की की कन्यादान के फार्म ब्याह के 2 महीने तक लगाए थे, वो पैसे नहीं मिले थे। आज हमारे गांव में कैंप लगा था तो संकल्प यात्रा का, इसमें मैंने तो मेरे पैसे आ गई। कैंप भी बहुत बढ़िया है, वो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया और सरकार के मैं करता हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रही है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम कर रही है। सभी पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मोदी जी की योजनाएं और हरियाणा सरकार के जो काम हुए हैं उनके बारे में जो बता रहे हैं, उसके साथ साथ हमने सभी अधिकारियों को यहाँ बुला रखा है। हर विभाग की स्टाल लगी हुई हैं और उनसे संबंधित जो भी गाँव वासियों की प्रॉब्लम हो वो यहाँ मौके पर ही उनका निवारण करने का प्रयास है। हमने 563 इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं जिनके तहत लोगों को अब ज़्यादा दफ्तरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही वो उनका लाभ उठा सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। रेवाड़ी में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत रेवाड़ी जिले में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सफलता की कहानियां साझा की। उन्होंने बताया कि उनका परिवार सरकार की जन कल्याण को समर्पित अनेक योजनाओं का लाभ उठाकर अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव पीथनवास में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। मोदी जी ने मेरा आयुष्मान कार्ड बनवाया, इससे मेरे बच्चेदानी में परेशानी थी कई सालों से, इसलिए मैंने ये सहायता मिली जब मैंने ऑपरेशन किया, इसलिए मोदी जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। आयुष्मान कार्ड बनवाया था, हमारी बेटी बीमार हो गई थी, उससे फ्री में इलाज हुआ, पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बार बार धन्यवाद। मेरा बीमारी थी हाथ की, उसका मैंने इलाज करवाया, मोदी ने बहुत सहायता दी, मुझे पैसा नहीं देना पड़ा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी आपकी बेटी फॉर्म भरा है जिसमें 21,000 रुपये प्राप्त हुए। पहले का भी भरा, दूसरे का भी भरा। आप 18 साल की लड़की होने पर यूज करो। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कल गुरुग्राम के जाटोली मंडी क्षेत्र में करीब 15 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 5 परियोजनाएं आमजन को समर्पित की। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करीब 53 करोड़ से अधिक की लागत से अपशिष्ट जल की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना की 19 लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन भेंट किए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में दक्षिण हरियाणा के विकास को नई गति दी जा रही है।
गुरुग्राम में केंद्र सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में हमें विकास की गतिविधियों के साथ साथ क्षेत्र में जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए विकास का कार्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उक्त विषय को ध्यान में रखते हुए अमृत सरोवर जैसी प्रमुख योजना की शुरुआत की है, जिसमें हरियाणा सरकार के सहयोग से निरंतर हमारे प्राकृतिक जल स्रोत को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास तभी सफल होंगे जब इसमें आमजन का सहयोग भी प्रमुखता से मिलेगा। समाचारों में लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में 3 दिवसीय गुलदाउदी शो आज से शुरू हो गया है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही गार्डन में आम लोग भी फूलों की खूबसूरती निहार सकेंगे। गार्डन में फूलों से नाव, ऊंट, गाय, मोर और जिराफ आदि की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मौके पर यूटी प्रशासक ने कहा कि नगर निगम का ये बेहद सराहनीय प्रयास है, जिसने चंडीगढ़ को एक अलग पहचान दिलाई है। घूमने फिरने की भी जगह है। छोटा सा बोर्ड देखा था मैंने, खाने पीने का स्टॉल भी लगाया है। परिवार बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। इवनिंग में आओ, इवनिंग में भी खुला है। इवनिंग में ये भी खुला है, लाइट भी खूब है, स्टॉल भी लगे हुए हैं। मेयर साहब के मातहत में, म्यूनसिपल कमिश्नर के मातहत में, चीफ इंजीनियर की पूरी टीम, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। इलाके के कारपोरेटर लकी हैं, परंतु ये तो चंडीगढ़ का है, पूरा एरिया का चंडीगढ़ का पार्क है। सभी इसको देख दिखाव रखें। आप भी समय दीजिए, अच्छे से देखिए, सुझाव है वो दीजिए और सुंदर बनाने का चंडीगढ़ को प्रयत्नों में सभी का हाथ लगे। वहीं गुलदाउदी शो देखने पहुंचे लोगों ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां एक साथ इतने सारे फूलों की वैरायटी देखने को मिलती है। वे हर साल यहां पहुंचते हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। काफ़ी चीज़ें न्यू है यहाँ पे और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब अट्रैक्शन का पार्ट है, वो भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। सो मज़ा आ रहा है, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इस शो में मैं हर साल आती हूँ। इस साल भी हम आए थे यही सोच के कि सिर्फ फ्लावर्स शोकेस ही होंगे, लेकिन काफ़ी न्यू चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं। फूड स्टॉल्स नहीं होते थे, वेस्ट चीज़ों से भी इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एज़ यूजुअल काफ़ी सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, तो इट्स बीन अ गुड टाइम, गुड डे। इससे पहले कल शाम को जजों की टीम ने टेरेस गार्डन में प्रदर्शित गुलदाउदी की विभिन्न किस्मों का निरीक्षण किया और परिणाम घोषित किए। इस बार भी नतीजों में पंचकुला का दबदबा रहा। पंचकुला के संजय थरेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर रजनी थरेजा ने इस बार गुलदाउदी शो में 19 पुरस्कार जीते हैं। इस बार ये शो जीरो वेस्ट पर आधारित है। यहाँ इस्तेमाल प्रत्येक उत्पाद का रीयूज किया जाएगा। फूलों से अगरबत्ती और बची हुई अन्य सामग्री से खाद बनाई जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से अब अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। आज पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे व विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, सर्बानंद
सोनोवाल और पार्टी के महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा ने बैठक से पहले 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इसमें वरिष्ठ भाजपा नेता व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। अब दिल्ली से अलग जयपुर, भोपाल और रायपुर में हलचल तेज होती दिखाई पड़ेगी। सभी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी आलाकमान को उनके जरिए ये बताया जाएगा कि कौन सा नेता विधायकों की नजर में मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। पिछले करीब 25 वर्षों से योग में अपनी सेवाएं दे रहे फरीदाबाद के पाली गांव स्थित ओम योग संस्थान की स्थापना के रजत जयंती समारोह में 10 दिसंबर को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव विशेष अतिथि के तौर पर, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अति विशिष्ट के रूप में शामिल होंगे। इस दिन 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण होगा और पूर्ण आहुति दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करवाया जाएगा। ओम योग संस्थान के संस्थापक योगीराज ओम प्रकाश महाराज ने बताया कि संस्थान का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती भी मनाई जाएगी। लोक कल्याण के लिए 3 दिसंबर से 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान चल रहा है और जो 10 दिसंबर को पूर्ण आहुति के साथ संपन्न होगा। आए हुए हैं 3 दिसंबर से चल रहा है, 10 दिसंबर को इसका समापन होगा और इस समापन के कार्यक्रम में यहाँ कई जोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी बेटियों की शादी का कार्यक्रम होगा और हरियाणा के महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय महोदय जी राज्यपाल हरियाणा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने योग और आयुर्वेद को फैलाया, वो अति विशिष्ट अतिथि और उनका आशीर्वाद के साथ में हजारों लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे। कि आओ ओम योग संस्थान ट्रस्ट पाली में आओ, आर्य समाज पाली में आओ और यहाँ आकर के जहाँ सुख मिलेगा, शांति होगी, राष्ट्र का कल्याण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टर्मिनल के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक दिखाई गई है। केंद्र सरकार खेलों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए पहला इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत करने जा रही है। 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में इन खेलों का आयोजन होगा। इसी कड़ी में आज सोनीपत के बहालगढ़ स्थित साइंस सेंटर में औपचारिक लॉन्चिंग की गई, जिसमें कई पैरा ओलंपिक चैंपियन शामिल हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पैरा खेलों में हरियाणा से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साई केंद्र की निदेशक ललिता शर्मा ने बताया कि सरकार पैरा खिलाड़ियों के लिए ऐसा मंच तैयार कर रही है जिसके माध्यम से देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्हें सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। पहली बार आयोजित हो रहे पैरा खेलों में होने वाले 7 इवेंट में करीब 1400 खिलाड़ी भाग लेंगे। सुमित अंतिल व अमित सरोहा ने यहीं से अपनी ट्रेनिंग की है। इसमें 7 इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, जिसमें एथलेटिक्स है, पावर लिफ्टिंग है, बैडमिंटन, पैरा आर्चरी, टेबल टेनिस, शूटिंग और सी फुटबॉल भी है यहाँ पे, जिसमें 1400 खिलाड़ियों के पार्टिसिपेट करने का अनुमान है और इसके साथ ही कम से कम 3200 इनके सपोर्ट स्टाफ और बाकी लोग जो हैं इस स्पर्धा से जुड़े रहेंगे। और ये पहली बार है कि खेलो इंडिया पैरा गेम करवाया जा रहा है और ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर साबित होगा। इससे पैरा वाले बच्चे जो हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और बाकी जो ग्रास रूट के बच्चे हैं वो इसमें आएंगे तो पैरा का स्टैंडर्ड और भी बढ़ेगा। पैरा खिलाड़ी सुमित अंतिल व अमित सरोहा ने पैरा खेलों के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार का एक बेहतरीन कदम है। ऐसे आयोजन से पैरा खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा और वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। ये पैरा गेम्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा
और स्पेशली जो यंग एथलीट्स हैं हमारे, जिनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, वो इन गेम्स में आगे निकल के आएंगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ परफॉर्मेंस देखने के लिए एथलीट्स की। उम्मीद है कि काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहेंगी और काफ़ी अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है कि पैरा खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हो रही है और ये पहला इवेंट है जो इस तरीके का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और इसका बहुत फ़ायदा होगा हमारे अपकमिंग एथलीट को। हमारे सीनियर साथी भी कुछ इसमें खेल रहे हैं, पर जो सबसे बड़ी बात है वो हमारे को अपकमिंग एथलीट इस इवेंट से मिलेंगे और ये सरकार की एक बहुत बेहतरीन पहल है। इससे नया टैलेंट निकल के आएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की शुरुआत होने जा रही है, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के लिए लोगों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और लिंक्डइन पर जारी संदेश में उम्मीद जताई है कि देशवासी इस मंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये विषय नवाचार ही नहीं, मानव प्रयास की शक्ति का भी प्रतीक है। इस शक्ति ने कल्पना को जीवंत कर दिया है। पीएम ने कहा कि तीव्र प्रगति में एआई ऐसा क्षेत्र है जहां इसके अनुप्रयोगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह क्रांतिकारी तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मजबूत पारिस्थितिकीय तंत्र और प्रतिभाशाली कार्यबल के साथ सबसे युवा देशों में से एक के रूप में एआई के विकास में सक्रिय योगदान के लिए तैयार है। इस शिखर सम्मेलन में एआई एक्सपो सहित कई महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इस दौरान 150 स्टार्टअप अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी करेंगे। भारत ने दुनिया का पहला इमरजेंसी पोर्टेबल अस्पताल बनाया है, जो महज 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा आने पर आपदा स्थल पर ही अस्पताल का सेटअप कुछ ही मिनट में तैयार किया जा सकता है। इसे आपदा आने पर एयर लिफ्ट से लेकर साइकिल पर घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकता है। यह अस्पताल हवाई रूट के जरिए, जमीन से या समुद्र के रास्ते कहीं भी भेजा जा सकता है। पीएम मोदी की पहल पर रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीम ने इसे साकार रूप दिया है। महज 1 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भीषम और इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है। एक ऐसा अस्पताल जो दुनिया को फायदा दे। आरोग्य मैत्री अभियान के तौर पर भारत अपने 2 नजदीकी पड़ोसियों श्रीलंका और म्यांमार को ये अस्पताल तोहफे के तौर पर दे चुका है। वैसे ही जैसे कोविड के समय वैक्सीन मैत्री के जरिए भारत ने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दी थी। प्रोजेक्ट भीष्म के टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर अंकिता से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। इलनेस फ्री मतलब आप निरोग हो जाएं और मैत्री मतलब मित्रता हम समझते हैं। तो हम दुनिया के सामने ये आरोग्य मैत्री लेकर आए हैं, जिससे हम हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जानें बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव है एवरी लाइफ मैटर्स। हर एक जान बहुत कीमती है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जानें शुरू के 1 घंटे में चली जाती हैं, जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कुछ भी हुआ है, वॉर सिचुएशन है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, कोई नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, तो राइट टाइम पे पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल को ही पेशेंट तक पहुंचा दें। उसके लिए हमने ये मॉड्यूलर ट्रॉमा किट डिज़ाइन करी है, जिसमें एक मिनी हॉस्पिटल सेटअप के लिए जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमने इसमें प्रोवाइड करी हैं। इन दोनों क्यूब से मिलाकर एक बार में 200 कैजुअलिटीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करने के लिए इसमें दवाइयाँ हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं माइनर सर्जरीज करने के लिए। इसमें हमने पावर बैकअप दिया है, हमने मिनी फ्रिज दिया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।